चलो तो हम लोग एक्सरसाइज 2 के डाउट से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 मैंने कंप्लीट करा दिया था आपको। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है सबसे पहले। तो दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। In the question, it's given that the lambda naught is the threshold wavelength of photoelectric emission lambda, wavelength of the light falling on the surface of metal, and m is the mass of electron, the de Broglie wavelength of the emitted electron. तो सबसे पहले आपको के ई मैक्स का फॉर्मूला लगाना है। तो के ई मैक्स विल बी एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। और यहाँ से जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखेंगे, फिर राइट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी वो इक्वल टू आएगा एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू के ई। और इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2hc इंटू एम इंटू 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। अब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ एच अपॉन 2mc लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। सो एच इंटू लैम्डा नॉट अपॉन 2mc इंटू लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है क्वांटम नंबर्स प्लस हाफ एंड माइनस हाफ फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट्स। तो मैंने आपको बताया था कि प्लस हाफ और माइनस हाफ दो ऑपोजिट स्पिन रिप्रेजेंट करता है जिसका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं होता है। तो उसका आंसर डी हो जाएगा, टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स व्हिच हैज नो क्लासिकल एनालॉग। क्योंकि मैंने आपसे बोला था प्लस हाफ और माइनस हाफ का कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं होता है, तो उसको गलती से भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिखना है, या अप एंड डाउन ऐसा कोई मोमेंट से किसी भी मोशन से इसको कंपेयर नहीं करना है, बिकॉज प्लस हाफ और माइनस हाफ का कोई भी क्लासिकल एनालॉग नहीं होता है। तो जो वैल्यू लिखी है वो केवल दो ऑपोजिट स्पिन रिप्रेजेंट करती है व्हिच हैज नो क्लासिकल एनालॉग। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। देन यू आस्क क्वेश्चन नंबर 34। 34 देखो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। In the question it's given if a mixture of H and He plus gases, H atom and He plus ion are excited to their respective first excited state. Subsequently, hydrogen atom transfers its total excitation energy to He plus ion by collision. Assuming Bohr's model of the atom is applicable, answer the following question. तो देखो अगर इस क्वेश्चन को आप ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करोगे तब तो बहुत जल्दी हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 पे प्रेजेंट है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और ये यहाँ से मूव होकर n इक्वल टू 1 में जा रहा है, तो उसकी जो एनर्जी आएगी दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी रिलीज होगी। क्वेश्चन बोला कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये He प्लस आयन एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जो कि ऑलरेडी n इक्वल टू 2 में है। तो जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इट विल मूव टू हायर एनर्जी स्टेट। तो वो कोई भी एक एनर्जी स्टेट n2 में जा रहा है जो हमें बताना है। तो ये गैप जो दे रखा है वो दे रखा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो मैंने आपको ट्रिक याद कराई थी कि हाइड्रोजन की जो फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी होती है वो हीलियम की सेकंड ऑर्बिट एनर्जी He प्लस के सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी होती है। हाइड्रोजन की सेकंड ऑर्बिट एनर्जी He प्लस की फोर्थ ऑर्बिट एनर्जी होती है। तो हाइड्रोजन का 1 से 2 का जो एनर्जी गैप होगा वही एनर्जी गैप He प्लस में 2 से 4 होगा। तो बिना फर्दर सॉल्व करे डायरेक्टली बताया जा सकता है यहाँ से कि N2 की वैल्यू 4 आएगी, क्योंकि जो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन 2 से 1 होता है वही एनर्जी ऑफ हीलियम 4 से 2 होता है। क्योंकि हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी हीलियम की सेकंड ऑर्बिट He प्लस की सेकंड ऑर्बिट एनर्जी से मैच करती है, और सेकंड ऑर्बिट 4 ऑर्बिट से एनर्जी करती है। मैंने आपको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बताया था। यहाँ से आपको सीधे पता चल गया कि जो वैल्यू ऑफ N2 है वो 4 हो गया। तो 34th क्वेश्चन पूछा था क्वांटम नंबर ऑफ n of the statement finally populated in He plus ion is, तो ये आंसर हो जाएगा 4। अब उसने पूछा था वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड इन द विजिबल रीजन ऑफ He plus ion। अब देखो विजिबल रीजन निकालना है तो गलती से भी यहाँ पे बामर सीरीज मत लगा देना,
क्योंकि मैंने बताया था विजिबल रीजन बामर सीरीज केवल हाइड्रोजन एटम के लिए होता है, बाकियों के लिए विजिबल रीजन नहीं होता है, राइट। तो पहले हाइड्रोजन एटम कंपेयर कर लो। तो हाइड्रोजन के लिए जब विजिबल रीजन लाना है तो पहले एनर्जी देख लो बस कितनी लिखनी पड़ती है। तो ये हाइड्रोजन n इक्वल टू 1 पे एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, n इक्वल टू 2 पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, फिर 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे हाइड्रोजन की एनर्जी दे रखी है। तो फॉर हाइड्रोजन अगर हम देखें तो जो बामर सीरीज वर्कआउट करेगी वो इनफाइनाइट से 2 इसकी लास्ट लाइन होगी और 3 से 2 इसकी फर्स्ट लाइन होगी। तो इनफाइनाइट से 2 के लिए जो एनर्जी आएगी वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी और ये जो एनर्जी आएगी 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी। डिफरेंस ऑफ एनर्जी स्टेट 3 से 2 निकालो एक बार सॉल्व करके। एनर्जी स्टेट 3 और 2 के बीच का गैप निकालोगे, ये वैल्यू 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। तो हाइड्रोजन बामर सीरीज के लिए जो एनर्जी है वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसका मतलब जब एनर्जी 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रिलीज होगी तब वो विजिबल रीजन बनेगा मोस्टली। अब आपको He प्लस के लिए चेक करना है कि किस केस में ये गैप मैच करेगा। अब इसी चीज को He प्लस के लिए ड्रॉ कर लो। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। He प्लस की फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी होती है -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट एनर्जी लिखेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फोर्थ ऑर्बिट एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको चेक करना है कि इसमें किन दो एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में आएगा। तो आप देख सकते हो केवल एक ही एनर्जी स्टेट दिख रहा है जैसे 4 से 3। तो E4 माइनस E3 अगर लिखेंगे तो ये वैल्यू देखो 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन रहा है, जो कि सर्टेनली इन बिटवीन 1.89 से 3.4 में। बाकी सब एनर्जी गैप देखो ज्यादा है। आप इसके एनर्जी गैप्स बना लो, एक गैप तो ये है, दूसरा गैप ये है, तीसरा गैप ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है और छठा ये है। 6 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी, सबके करस्पॉन्डिंग एनर्जी देख लो, वो सर्टेनली सब 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ही है। तो डेफिनेटली हमको पता चल गया कि जो विजिबल रीजन आएगा वो 4 से 3 में आएगा। तो आपको उसने पूरा वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड इन द विजिबल रीजन फॉर He प्लस आयन आफ्टर कोलिजन इज, उसकी वेवलेंथ रिपोर्ट करनी है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन सिखाई कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कभी भी डायरेक्टली वेवलेंथ से रिलेट करना है तो फॉर्मूला होता है Hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2.64 लिखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और Hc वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो 1240 लिख लो अपॉन 2.64, इतने नैनोमीटर आपकी वेवलेंथ आ जाएगी सीधे सीधे। इसको सॉल्व करके निकालिए तो आपका आंसर आएगा 1240 में 2.64 डिवाइड कर दीजिए, ये आपके विजिबल रीजन की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ से सॉल्व करके निकालोगे तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर 7 नैनोमीटर की ब्रैकेट में आंसर आ जाएगा। ये अप्रॉक्स आंसर आएगा बट आप क्लोजेस्ट आंसर देख के मार्क कर लीजिए। समझ आ गई बात? सर एक बार ये वाला फिर से बता दीजिए। यस सर। थोड़ा मिसप्रिंट है, वेवलेंथ पावर -7 होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, पावर -7 मीटर्स बनी। यस सर -7। इसकी पावर सब सही करिए, सब पावर माइनस में होगी, उसमें से कोई भी पावर प्लस में नहीं हो सकती, तो सब पावर को माइनस में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया? उसके आंसर में सब में पावर -7 कर लेना। उसके लास्ट में लिखा था रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम टू दैट ऑफ He प्लस आयन। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो है वही काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होता है, वही टोटल एनर्जी का रेशियो होता है, क्योंकि रेशियो में तो कोई अंतर आएगा नहीं, तो आपको बस वैल्यू लिखनी है। तो n इक्वल टू 2 का
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय He प्लस लिखना है। एनर्जी का फॉर्मूला 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है, तो सिंपली जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर की वैल्यू लिख देनी है। तो एन तो दोनों के लिए 2 कर दिया है, जेड का रेशियो लिखेंगे बस सीधे सीधे, वैल्यू 1/4 आ जाएगी। सिंपल टर्म में लिखना है तो जेड ऑफ हाइड्रोजन स्क्वायर अपॉन जेड ऑफ हीलियम स्क्वायर लिखना है, तो सीधे 1/4 बन जाएगी। समझ आ गया? अच्छा सवाल था, प्रॉपर्ली ध्यान से देख लो। इसमें गलती से भी अगर किसी ने बामर सीरीज को विजिबल रीजन लेके सॉल्व कर दिया तो उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन बस इतनी ही ट्रिक थी। ओके, उसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 31। सर एक बार हीलियम के लिए फिर से बता दीजिए। हीलियम के लिए एनर्जी लेवल्स लिखो पहले, सब मैंने एनर्जी लेवल लिख दी है। विजिबल रीजन कब आएगा? जब हाइड्रोजन के बामर सीरीज वाली एनर्जी आए, तो विजिबल रीजन की एनर्जी या तो एचसी बाय लैम्डा से विजिबल रीजन की एनर्जी निकाल लो। 400 नैनोमीटर से 720 नैनोमीटर के बीच का गैप होता है, तो हमने हाइड्रोजन से थोड़ा आइडिया लगा लिया कि हाइड्रोजन में पावर सीरीज कहाँ से होती है, 3 से 2 फर्स्ट लाइन होती है, इनफाइनाइट से 2 लास्ट लाइन होती है। 3 से 2 का एनर्जी गैप 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इनफाइनाइट से 2 ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो उसका मतलब 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में अगर वैल्यू आएगी तो ये कहीं ना कहीं विजिबल रीजन होगा। अब हमने He प्लस के एनर्जी लेवल्स देखे सब, -54.4, -13.6, -6.04, -3.4। तो हमने देखा ये गैप कहाँ मैच कर रहा है, तो देखा ये गैप 4 से 3 में 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन रहा है, जो इन बिटवीन 1.89 और 3.4 है। तो इससे पता चल रहा है ये विजिबल रीजन आएगा, तो हमने उसकी वेवलेंथ निकाल दी। ठीक है, इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 31 पूछा है। 31 लिखा है द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, द अल्फा पार्टिकल आर बम्बार्डेड टुवर्ड्स अ कॉपर एटम so as to arise a distance of 10 power minus 13 मीटर। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्वेश्चन है, आपको पूरा सॉल्व तो कराया हुआ है इसका कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सॉल्व करना है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी करते हैं, यस सर। हाफ mv स्क्वायर। अल्फा पार्टिकल का मास लिखना बताया था, दिस इज 4 ग्राम फॉर 1 मोल, तो 4/Na। ये एक अल्फा पार्टिकल का मास हुआ, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेना होता है इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो आएगा 1/4πε0। कॉपर के एटॉमिक नंबर 29e, अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2, तो Q1 Q2 बाय R। R आपको दे रखा है कितना, 10⁻⁻13 मीटर। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला हो गया। 1/4πε0 की जगह 9 × 10⁻9 यूज कर लेना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.9 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेना। 1.6 × 10⁻19 कूलम यूज कर लेना। उसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में सॉल्व होके आएगी पहले। ठीक है, समझ आया? कर लोगे सॉल्व आगे के, करूँ आगे भी प्रोसेस। यहाँ से वेलोसिटी लिखेंगे तो आ जाएगा 6.02 × 10⁻23 बाय 2 × 10⁻³ इंटू 9 × 10⁻9 इंटू 29 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 स्क्वायर अपॉन 10⁻13 इसका अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा, बाद में इसको 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर पर सेकंड में रिपोर्ट कर देना। सॉल्विंग कर लोगे या वो भी कर दूँ? तो इसमें देखो 1.6 इंटू 10⁻19 तो डायरेक्टली रूट के बाहर हो गया, बाकी पावर्स को सेट करो। तो 6.02 इंटू 9 इंटू 29, तो नंबर हो गया 2 कट गया, बाकी पावर लिखो, पावर हो गया 10/23 इंटू 10⁻9 अपॉन 10⁻16। इसका रूट सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके फाइनल आंसर रिपोर्ट करिए। तो एक आंसर वेरीफाई कर दो तो फिर आगे चलो। ये फाइनली सॉल्व होके 6.32 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड आना चाहिए मेरे हिसाब से, और बाद में इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके लिखोगे तो 6.32 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड आंसर लिखेंगे।
ठीक है। डन। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग electronic transition will definitely produce at least one line in visible region। आपको देखो रेंज दे रखी है 1.55 से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में चेक करना है, तो बस सबके एनर्जी लेवल चेक, एनर्जी गैप चेक कर लो, इसमें क्या दिक्कत है। Which of the following transition will definitely produce at least one line in visible region। आपको जितने भी ट्रांजिशन लिखे उनके बीच के एनर्जी गैप चेक कर लो, बस इतना चेक करना है। तो देखो पहला वाला केस दे रखा है He+, तो उसमें n=6 से n=2 के गैप दे रखे हैं, उसके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स देख डालो पहले। तो He+ के लिए n=2 की एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब आपको इसमें समझ में आ रहा है कि -13.6 से लेकर 3.4 वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी, हीलियम की सेकंड ऑर्बिट एनर्जी, थर्ड वाली 6 से मैच करेगी, तो n=2 पता चल गया आपको इसका। n=4 लिखेंगे तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, और n=6 लिखेंगे तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो उसका मतलब इसमें सर्टेनली विजिबल रीजन जरूर आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 3.4 और 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला विजिबल रीजन होता है। देखो जितनी एनर्जी आप याद रखोगे बोर मॉडल में, आप सवाल उतनी जल्दी कर पाओगे। हर सवाल यहाँ कैलकुलेट करके निकालोगे तो टाइम बाउंड लिमिट में कभी बोर मॉडल का सवाल नहीं होगा। मैंने आपको बोर मॉडल पढ़ाते टाइम बताया था ये बात कि बोर मॉडल की एक ही डिफिकल्टी है कि अगर आपने सॉल्विंग करनी शुरू कर दी तो इतना डेटा है कि आप सॉल्व करके कभी रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे। तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि आपको काफी रिजल्ट याद होने चाहिए सीधे सीधे। तो He+ के लिए n=2 की एनर्जी हाइड्रोजन से मैच करेगी, तो इट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n=4 चेक करेंगे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n=6 चेक करेंगे -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप जानते हो कि हाइड्रोजन में -1.51 से -3.4 वाला जो गैप आता है ये विजिबल रीजन होता है, तो मैच कर जाएगा। 4 से 1 वाले हाइड्रोजन आइटम दे रखा है, इसमें बामर सीरीज जरूर आएगी। Li2+ में देखो n=4 से n=7 दे रखा है, तो n=4 से n=7 दे रखा है, तो हाइड्रोजन की जो फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी है वो हीलियम की थर्ड ऑर्बिट से मैच करेगी, और सेकंड ऑर्बिट जो है वो सिक्स्थ ऑर्बिट से मैच करेगी। समझ में आई बात? बस वो गैप चेक कर लो एक बार जल्दी से। तो 4 से लेके 6 तक का गैप दे रखा है, तो अगर ये चीज Li2+ के लिए लिखोगे तो उसमें n=4 जो है वो हो जाएगा एनर्जी, सॉरी n=3 लिखता हूँ, n=4 ऑफ Li2+ अगर हम लिख रहे हैं तो आपको इसकी एनर्जी निकालनी पड़ेगी पहले सॉल्व करके। तो 4, 5, 6, 7 की एनर्जी चाहिए, तो आपको गैप पता चल जाएगा कौन से वाले आएंगे। या अगर डायरेक्ट लिखना है तो हाइड्रोजन से कंपेयर करना है तो n=3 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, n=6 जो है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, और =9 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये एनर्जी गैप्स हैं जो हमें डायरेक्ट पता है, और उसमें 7, 8 वाला कोई चेक कर लो, एक निकाल के बस पता नहीं है। करो सॉल्व एक बार जल्दी से। समझ आ गया पॉइंट? सो Li2+ में n=4 और 7 के बीच में 3.1 और 1.551 के बीच का एनर्जी गैप आ जाएगा। दैट्स व्हाई इट्स आंसर विल बी A, B, C। और डी में ये चीज नहीं आएगी, क्योंकि n=6 और n=9 अगर निकालेंगे तो ये हाइड्रोजन का कंपैरिजन करोगे तो He+ का जो 6th ऑर्बिट एनर्जी है वो हाइड्रोजन की थर्ड ऑर्बिट एनर्जी हो जाएगी, और जो 9th ऑर्बिट है वो हाइड्रोजन के मतलब और ऊपर वाला हो जाएगा। तो एनर्जी लेवल 3 से ऊपर वाले लेवल हो गए, तो हाइड्रोजन का अगर 3 से ऊपर वाला सारा एनर्जी लेवल होता तो पार्शियल सीरीज वाले क्या पाएंगे, तो वहां जितनी भी एनर्जी आएगी सब इंफ्रारेड रीजन की आएगी।
ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन में लिखा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकंड पीरियड इफ द स्पिन क्वांटम नंबर कुड हैव वैल्यू -1 -हाफ 0 एंड +हाफ। तो देखो स्पिन क्वांटम नंबर की अगर 3 वैल्यूज कर दी गई, इसका मतलब एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए देखो, अगर क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर की जितनी वैल्यू होती है उतने ही एक ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक्चुअल स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से +हाफ और -हाफ 2 स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं। इस क्वेश्चन में उसने बोला कि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 3 हो जाए, दैट इज -हाफ 0 एंड +हाफ, तो इसका मतलब क्या होगा, एंड in an orbital maximum of 3 electrons are possible. In an orbital maximum of 3 electrons are possible. अब आपको थोड़ा तो पीरियोडिक टेबल का आइडिया होगा क्योंकि आपने 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ी हुई है। तो जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं बताओ? 8। तो अगर हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एलिमेंट 8 है, तो अगर हर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है, एटॉमिक नंबर से चलती पीरियोडिक टेबल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नॉर्मल पीरियोडिक टेबल ऑफ सेकेंड पीरियड अगर लिख रहे हैं, ये 8 होता है। ये कब होता है? जब हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हर ऑर्बिटल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कितना हो जाएगा? 12। ये हो जाएगा 8/2 × 3। हर ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट होते थे। अभी हर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो सब सेल्स तो वही है पूरी फिक्स, तो एलिमेंट कितने हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, दैट विल बी 12। ठीक है। इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42। देखो आपको एक वेव फंक्शन गिवन है, द वेव फंक्शन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सिंगल एटम और आयन इज गिवन, psi r theta phi is given, सिग्मा की वैल्यू गिवन है, a नॉट की वैल्यू गिवन है, ऑल पैरामीटर्स आर हैव यूजुअल मीनिंग्स। पहले केस में लिखा है थीटा इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम z एक्सिस, देन द ऑर्बिटल शुड बी, तो अगर हम थीटा एंगल z एक्सिस से मेजर कर रहे हैं तो उसका मतलब जिस फंक्शन में फाई नहीं आएगा वो z ऑर्बिटल रिप्रेजेंट हो रहा होगा। यस सर। तो इससे ये तो पता चल गया a और b इसका आंसर नहीं है, या तो c होगा या d होगा, बिकॉज जो गिवन फंक्शन है उसमें ध्यान से देखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो z कंपोनेंट होता है उसका फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ फाई होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 में देखो, सबसे पहली ट्रिक जो हमने अप्लाई करी वो ये हुई, फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ फाई है, इसका मतलब z कंपोनेंट की बात हो रही है। अब z कंपोनेंट की बात हो रही है तो p के केस में ये pz होगा और d के केस में dz² होगा। अब आपको इसका लेकिन शेल और सब शेल निकालना है, तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका फाइंड आउट करना है और एजिमुथल क्वांटम नंबर फाइंड आउट करना है। इस फंक्शन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर फाइंड आउट करना है। तो आप देखो इस फंक्शन में जो पॉलिनोमियल लिखी उसी से सब पता चलता है। तो पॉलिनोमियल में देखो एक टर्म सिग्मा है, एक सिग्मा -1 है और एक 12 - 8 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर है, ये फंक्शन है। तो देखो r पावर l कॉमन करते हैं और सिग्मा की वैल्यू देखो 2zr/a0 है, तो इससे पता चलता है इसमें r कॉमन आ रहा है, ये वाला फंक्शन कॉमन है, तो r पावर 1 कॉमन है इस फंक्शन में से। दिस फंक्शन इज कैरिंग r पावर 1 और आगे फिर एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री अगर चेक करेंगे तो डिग्री कितनी बचेगी पॉलिनोमियल की? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है देखो यहाँ पे, और ये लीनियर इक्वेशन है, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिग्री की इक्वेशन बनेगी। यस सर। नंबर की डिग्री 3 हो गई। आप कंपेयर कर दो तो यहाँ से l की वैल्यू 1 आ गई और n - l - 1 की वैल्यू 3 हो गई, तो यहाँ से n की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो इससे बदल गया कि 5p है। और 5p में भी कौन सा है वो हमने पहले ही चेक कर लिया है, क्योंकि
पाई से इंडिपेंडेंट फंक्शन है तो सर्टेनली पाई पी जेड हो जाएगा। Yes, sir. ठीक। दूसरे पार्ट में पूछा था मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस। रेडियल नोड के लिए क्या करेंगे, इस फंक्शन को जीरो कर दो उठा के। फॉर रेडियल नोड दिस फंक्शन इज जीरो। फॉर रेडियल नोड साई आर की वैल्यू जीरो कर दो। थीटा वाला फंक्शन नहीं चाहिए, साई आर का फंक्शन बस जीरो करके देखो। और जब साई आर का फंक्शन आप जीरो करोगे तो उसके हिसाब से एक वैल्यू तो आ जाएगी सिग्मा इक्वल टू 1। सिग्मा इक्वल टू 0 काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस लोड होता नहीं है। अब दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। 12 माइनस 8 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू सॉल्व करके बता दो कितना आएगा। एक तो मुझे लगता है 2 आएगा और एक 6 आएगा। Yes, sir. 2 and 6. Yes, sir. Yes, sir. सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिंपली, मुझे लगता है कॉमन बस रूट लिखना है, रूट में कॉमन करके लिख लो, फैक्टराइज कर लो तो तुरंत हो जाएगा सॉल्व। सो इसका से देखो 12 माइनस 6 सिग्मा माइनस 2 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले वाले ब्रैकेट में 6 कॉमन करो तो 2 माइनस सिग्मा, और दूसरे वाले ब्रैकेट में से फिर माइनस 2 कॉमन में अल्फा सिग्मा कॉमन कर लो। सिग्मा कॉमन कर लो तो ये आ जाएगा फिर से 2 माइनस सिग्मा इक्वल टू 0। यहाँ से सिग्मा इक्वल टू 2 एंड सिग्मा इक्वल टू 6, तीन वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब उसने पूछा मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी होगी जिसमें सिग्मा की वैल्यू मैक्सिमम हो। बस इसी को इक्वेट कर दो तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स z r by a नॉट इज इक्वल टू 6। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी कि a नॉट बाई z। ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। मिनिमम पूछा जाता तो सिग्मा इक्वल टू 1 से सॉल्व कर देते। ठीक है सर इस वाले में ग्राफ से कर सकते थे। ग्राफ तो कैसे बनाओगे, फंक्शन है तो ग्राफ ही बनाना पड़ेगा, फंक्शन से तो ग्राफ बनेगा। नहीं सर, पीजेड का ग्राफ बना के कर देते। तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि pz है। नहीं सर, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, देन ऑर्बिटल शुड बी। क्या बता रहे हो तुम, सुनना है तो देखो। इन दिस क्वेश्चन देखो क्या करा गया है कि क्वांटम नंबर्स को उसने बोला हुआ है कि हमारे जो अर्थ के रूल है उसको थोड़ा चेंज करा गया है। सो उसने बोला कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू तो 1 2 3 4 जैसे अर्थ पे होती है वैसे ही लिया गया। एंगुलर क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 1 2 अप टू n-1 ये भी वैसे ही लिया गया। बट उसने बोला कि वहां पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो हमारी -l से लेके +l तक जो होती थी इंक्लूडिंग 0, वो अब की बार 0 से लेके l तक है, इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 0 और +1 यानी तीन वैल्यूज लेनी है, यानी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब अगर इस सिस्टम को हम सबसे पहले एनर्जी के हिसाब से लिखें तो उसका मतलब इसमें जो आफबाउ प्रिंसिपल है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आफबाउ प्रिंसिपल डिपेंड्स ऑन n+l वैल्यू जो कि हमारी अर्थ से मैच कर रही है। केवल फर्क क्या पड़ेगा कि एक सबशेल के अंदर जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बदल जाएगी। तो जैसे हमने s सबसे पहले s सबशेल लिया, दिस इज n इक्वल टू 0, उसके m की वैल्यू 0 आएगी, उसका मतलब इसमें एक ऑर्बिटल होगा। जब p सबशेल हो गए तो इसका n इक्वल टू 1 है तो m की दो वैल्यू होगी 0 और 1, तो उसमें दो ऑर्बिटल होंगे। d सबशेल हो गए तो उसमें n इक्वल टू 2 होगा तो m की तीन वैल्यूज आएंगी 0 1 एंड 2, तो उसमें कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, तीन ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल बदल गए एक सबसेल के अंदर। और हर ऑर्बिटल में उसने बोला है 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी कैपेसिटी 3 इलेक्ट्रॉन है, इसकी कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन और इसकी कैपेसिटी 9 इलेक्ट्रॉन है। राइट, इतना समझ गए। पहले जो चेंज हुआ n+l रूल चेंज नहीं होगा क्योंकि n+l रूल तो सेम है अभी भी, क्योंकि n और l आपने चेंज ही नहीं किया। तो जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी आएगा दैट विल रिमेन सेम, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p ऐसे चलेगा। उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 8। तो अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s3 2s3 क्योंकि s की कैपेसिटी 3 है इस रूल के हिसाब से, और 2p2, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए।
तो एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 8 है उसका नए रूल के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन 1s3 2s3 2p2 हो जाएगा। समझ आया फंडा? फिर उसने पूछा एटॉमिक नंबर ऑफ द सेकंड नोबल गैस। तो सेकंड नोबल गैस मतलब जहाँ पे सेकंड शेल कंप्लीटली फिल हो जाएगी। नोबल गैस कौन सी होती है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो सेकंड नोबल गैस अगर हम लोग लिखेंगे तो सेकंड नोबल गैस का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो दैट कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s3 2s3 1s3 2s3 and 2p6। तो ये sp की कैपेसिटी अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल कितने इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 12, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं आप। तो एटॉमिक नंबर विल बी 12। तो सेकंड नोबल एटॉमिक नंबर ऑफ सेकंड नोबल गैस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12। समझ आई कॉन्सेप्ट? तो उसने बस क्या करा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर चेंज नहीं करा, उसके लिए n+l सेम रहा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चेंज करने से एक सबशेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बदल गए और स्पिन क्वांटम नंबर चेंज करने से एक ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए। तो हमने उससे दो वैल्यूज कैलकुलेट करी कि कौन कितने ऑर्बिटल होंगे और एक ऑर्बिटल एक सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये जो डेटा पहले हमारे इलेक्ट्रॉन्स के केस में 2 8 है ना 2 6 10 होता था, वो सब चेंज हो गया। एस सबशेल में अब 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पी में 6 आ रहे हैं, डी में 9 आ रहे हैं एंड सो ऑन। तो हमने 8 वाले इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो 1s3 2s3 2p2 हुआ। और ये ध्यान रखना ये कॉन्फ़िगरेशन यूनिवर्स के डिफरेंट प्लैनेट पे है, अर्थ पे सब जादू नहीं होता। इसलिए क्वेश्चन देखो आईआईटी के हिसाब से बनाया, उसने देखो अलग से लिखा है सपोज यू टेक टू अ ट्रिप ऑफ अ डिस्टेंट यूनिवर्स, मतलब उसने यूनिवर्स ही बदल दिया तुम्हारे लिए। तो मतलब वो केवल ये जानना चाहता है कि आप मैथमेटिकली उसे डील करना जानते हो या नहीं जानते हो। आप सीधा कॉन्फ़िगरेशन रट के आए हो तो काम बिगड़ जाएगा आपका, और आप कॉन्सेप्ट जानते हो तो अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिखा। एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल और उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन ये हमने काउंट कर लिया। तो उससे आपको पता चल गया कि इस नए यूनिवर्स पे एस में 3 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 9 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है। n+l रूल चेंज नहीं हुआ क्योंकि n और l वहां पे भी सेम है, तो उसके हिसाब से इसका कॉन्फ़िगरेशन किया। नोबेल गैस जो लिखेंगे, नोबेल गैस का मतलब क्या होता है जहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करा दीजिए सेकंड वाला, तो 1s3 2s3 2p6 हो जाएगा। सेकंड शेल कंप्लीट, ये नोबेल गैस होगी, तो उसका एटॉमिक नंबर 12 आ जाएगा। क्लियर? यस सर।